चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप यू आर डूइंग गुड. बस कल मैंने होल्डिंग सब्सिडरी का वो नोट नहीं डाला हुआ है, आज मैं पक्के से डाल दूंगा. ठीक है, कल मैं भूल गया, वो फाउंडेशन की रिवीजन बैच के चक्कर में मैं थोड़ा भूल गया. आज दोपहर तक मैं डाल दूंगा उसको, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा. ठीक है बच्चों? यस बच्चों. सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो. शुरू करते हैं आज की क्लास. तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर पे हम लोग होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी को डिस्कस कर रहे थे, इजंट इट? यानी कि टाइप्स ऑफ कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं. उसमें होल्डिंग हो गया, सब्सिडरी हो गया. कुछ क्वेश्चंस जो होल्डिंग सब्सिडरी पे थे वो भी खत्म कर लिया हमने. मैंने होमवर्क मार्क करके दिया था आपको, आप सब लोगों ने कर लिया होमवर्क? अरे श्योर? बताओ कितने लोगों ने नहीं किया होमवर्क? एनीवन हियर नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि सबने कर लिया है, गारंटी के साथ है. 65 साल का अनुभव है मुझको. हाँ जी, कम बॉयज. हाँ, क्यों बेटा, क्या हुआ? लास्ट के 3 के थे, 2 ही थे. एक तो मैंने क्लास में डिस्कस कर लिया, लास्ट के 2 रह गए. ये नहीं गए, एक एक किया है मैंने, खाली 2 रह गए. क्यों? मैनिपुलेशन करने का भी एक आर्ट होता है बेटा, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, समझे? ये खेल हम पहले खेल चुके हैं. अच्छा, एनीवन एल्स इसने होमवर्क नहीं किया है? हाँ बेटा, अकेला है तू. अगर मैंने तुझको छोड़ दिया तो ये लोग तुझसे मोटिवेट हो जाएंगे, ना कि मुझसे. ठीक है? ये लोग क्या बोलेंगे? सर देखो, होमवर्क नहीं करते सर, उसको कुछ भी नहीं बोलते, तो हम क्यों होमवर्क कर ले? है कि नहीं? तो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? थोड़ा तो पनिशमेंट मिलना चाहिए ना होमवर्क ना करने का. क्या किया जाए बॉयज? कुछ भी. हम लोग सिक्का उठा ले क्या? हाँ, नेक्स्ट लंच के सेशन तक, लंच के सेशन के बाद, मतलब जो सेशन होगा वहां तक होमवर्क पूरा हो जाना चाहिए बेटा. दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. सी, क्लास के अंदर तो हम लोग बहुत हंसी मजाक और बहुत ही लाइट मोड में पढ़ते हैं, बट आई एम रियली वेरी खूंखार इन टर्म्स ऑफ द होमवर्क्स एंड ऑल. तो हो सकता है कि कुछ पनिशमेंट, बेइज्जती वगैरह आपको सहन करनी पड़े क्लासरूम के अंदर. बंद कर दो. इसीलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ये जो डेकोरम है अपने कोर्स का, उसको मेंटेन करेंगे. पढ़ना तो बहुत ही ये काइंड ऑफ लोग उसको बोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं, इसको इंटरेस्टिंग बनाने की मैं कोशिश करते रहता हूँ, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एग्जाम में हमारा जो है कंफर्ट रहे. सही बात है. चलिए बेटा, कैन आई एक्सपेक्ट कि आप होमवर्क कंप्लीट करोगे? पक्का? चलिए, तो फ्रेंड्स हम लोग होल्डिंग एंड सब्सिडरी का डेफिनेशन देख चुके हैं, इजंट इट? अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोल. एक कंपनी जिसका नाम क्या बोलो? एसोसिएट कंपनी. व्हाट इज एसोसिएट कंपनी? प्लीज पे अटेंशन, फटाफट फिनिश करते हैं. सेक्शन नंबर ए, सॉरी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 में एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है. नाउ एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या है? एसोसिएट कंपनी मींस इन रिलेशन टू अदर कंपनी, मतलब किसी और कंपनी के रिलेशन में एसोसिएट कंपनी क्या होती है? मींस ए कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके अंदर, इन विच, जिसके अंदर किसी और कंपनी ने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखा हो. मतलब किसी कंपनी को एसोसिएट कब कहेंगे? जब उस कंपनी में किसी और कंपनी में क्या रखा हो? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? वेयर आई वुड गेट द मीनिंग ऑफ दिस? तो पहले मैं उस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा. तो क्या मैं एक्सप्लेनेशन में चला गया? यस, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है क्या? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है? जरा पढ़ेंगे. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है बच्चों, जोर से.
फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, इस क्लॉज के लिए देखिए एक्सप्लेनेशन में जो मीनिंग दिया जाता है ना वो बस और बस उसी पॉइंट के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब उसी सेक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, उसको किसी और प्रोविजन में अप्लाई मत करना। कई बार ऐसे भी होता है कि डेफिनेशन आपके सेक्शन 2 में दी रहती है बट उस सेक्शन के लिए उसका मतलब कुछ और हो सकता है, इसीलिए वो उस एक्सप्लेनेशन में भी दोबारा से वो डेफिनेशन डिस्कस करवाते हैं। जैसे ऐसा तो है नहीं बट फिर भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब अगर सेक्शन 2 में दिया हुआ है और इस सेक्शन 2.6 के एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है तो 2.6 के लिए व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो एक्सप्लेनेशन में दिया है, और बाकी जगहों के लिए सेक्शन 2 का एक्सप्लेनेशन, मतलब सेक्शन 2 का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। समझे बच्चों? तो ये भी पॉसिबल है। तो बात समझेंगे, एक्सप्लेनेशंस में जो भी मीनिंग दिया होगा वो स्पेसिफिकली उसी चीज पे अप्लाई करेगा। ओके बच्चों, मतलब उसी सेक्शन में एप्लीकेबल होगा। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस, आगे बढ़ेंगे। मींस, अरे पढ़ो ना भाई, देखो मेरा हो चुका है, तुम्हारा होना बाकी है, तो रिवीजन तुमसे आनी चाहिए, तो पहल तुमसे होनी चाहिए ना कि मुझसे। मुझको इंटर का एग्जाम देना नहीं है, तुमको देना है। ठीक है बच्चों, मेरा बहुत सालों पहले हो चुका है। ठीक है, तो बताओ मुझको, मींस व्हाट ऑफ, अच्छा एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, मतलब मिनिमम, मतलब मोर देन और इक्वल टू, वही ना। एटलीस्ट मतलब मिनिमम, मतलब मोर देन और इक्वल टू, यही होता है ना। तो हाँ 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 हाँ, जरा पता है मुझको, होता है ऐसे कभी कभी, बड़े बड़े इस क्लास में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो इसका मतलब सेम होता है, तुमको मोर देन और इक्वल टू बोले या एटलीस्ट या फिर एटलीस्ट बोले या मिनिमम बोले, सबका मतलब एक होता है। ओके बेटा, तो एटलीस्ट व्हाट, 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये उल्टा पुल्टा क्यों लिख रहा हूं मैं? सी, मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो किसी भी कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ऐसा कब मानेंगे? सपोज मान लेते ये है ए लिमिटेड और यहां पे है एच लिमिटेड। तो एच लिमिटेड ने ए लिमिटेड में क्या रखा है बच्चों? क्या रखा है बच्चों? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो ए को एच की एसोसिएट कंपनी मानेंगे, क्या ये डेफिनेशन है? और फिर एक्सप्लेनेशन में बताते हैं कि ये एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है, सॉरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है। सो दो तरीके से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। नंबर 1, एच ने ए लिमिटेड के मोर देन और इक्वल टू 20% का टोटल वोटिंग पावर होल्ड करना है, या फिर एच और ए में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिस एग्रीमेंट के तहत एच लिमिटेड कंट्रोल्स द बिजनेस डिसीजंस ऑफ ए लिमिटेड। व्हाट इज बिजनेस डिसीजंस? रूटीन नेचर के डिसीजन, जैसे कि सेल परचेज कितना करना है, प्रोडक्शन कितना करना है, मार्केटिंग कैसे करना है। इन शॉर्ट ए लिमिटेड को एच लिमिटेड चलाता है अंडर एन एग्रीमेंट, मतलब एच और ए के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो कंपनी को चलाए, आप हमारी कंपनी को चलाओ। तो एच के डायरेक्टर्स ए लिमिटेड के सारे डिसीजंस लेते हैं। तो ऐसा है तो कहेंगे एच का ए के ऊपर क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और अगर सर ऐसा है तो ए एच की क्या बन जाएगा? एसोसिएट कंपनी बनेगा। सही बात है बच्चों, देखो क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज एसोसिएट कंपनी। तो किसी भी कंपनी में अगर कोई और कंपनी, हमारे केस में ए लिमिटेड में एच लिमिटेड ने क्या करना है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखना है, तो उसको क्या कहेंगे? एसोसिएट कंपनी कहेंगे। एंड विच इंक्लूड्स द जॉइंट वेंचर कंपनी, मतलब
अगर कोई कंपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी है तो वो एसोसिएट होती ही होती है। नाउ व्हाट इज दिस ज्वाइंट वेंचर कंपनी? सुनिए, एक कंपनी थी पहले, आज एग्जिस्टिंग नहीं कर है, लेकिन रिसेंटली वो मर्ज हो चुकी है। एक है सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड, जो सिंगापुर में चलती है, और एक है टाटा, टाटा ग्रुप। तो सिंगापुर एयरलाइंस एंड टाटा ग्रुप ने इंडिया में एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया था जिसका नाम था टाटा सिया एयरलाइंस लिमिटेड नाम की एक कंपनी फॉर्म की है, जिसके अंदर सिंगापुर एयरलाइंस का 49% का स्टेक है और टाटा का 51% का स्टेक है। सर ये स्टेक इतना ही क्यों है? एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो हम पढ़ने वाले अपने सिलेबस में, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो किसी भी सेक्टर में, ये एयरलाइन सेक्टर है, उसमें कितना एफडीआई, नाम तो सुना होगा एफडीआई का, कितना एफडीआई होना चाहिए फॉरेनर्स का, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है फेमा। तो फेमा ने एयरलाइन इंडस्ट्री में फॉरेन एंटिटीज का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% ही अलाउ किया हुआ है। तो अगर किसी भी फॉरेन एयरलाइन कंपनी को इंडिया में अपने एयरलाइन ऑपरेशंस रन करने हैं तो वो खुद से आके नहीं कर सकते, मतलब कंपनी एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। दे हैव टू कोलैबोरेट विद द इंडियन कंपनी, एनी अदर इंडियन कंपनी, जिसको वो 51% का मिनिमम स्टेक देंगे और खुद मैक्सिमम 49% का ही स्टेक रख सकते। बात समझे? सिंगापुर एयरलाइन थॉट कि इंडियन एयरलाइन मार्केट अभी ग्रो होगा इसके बाद, तो हो सकता है कि वो, इतना पैसा तो उनके पास है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरलाइन कंपनी इन द वर्ल्ड, तो वो चाहते हैं कि इंडिया में पूरे ऑपरेशंस रन करूं, पूरा प्रॉफिट मैं लेके जाऊं। इंडियन गवर्नमेंट बोला अलाउड नहीं है, तुम 49% ही कमा सकते हो इंडिया में। इन शॉर्ट इनका कहना ये है, ये फेमा बताता है। सही बात है बच्चों? तो व्हाट दे हैव टू डू, वो इंडिया में आएंगे, कंपनी बनाएंगे, उस कंपनी में उनका 49% स्टेक होगा, इंडियन लोगों का 51% का स्टेक होगा। एवरी फॉरेन कंपनी इफ दे वांट टू कोलैबोरेट इन इंडिया, फर्स्ट जो उनका प्रेफरेंस होता है वो टाटा होता है। यू सी एनी कोलैबोरेशन, 90% कोलैबोरेशन टाटा के साथ होता है। जैसे टाटा हिताची, जो आप अर्थ मूविंग मशीन्स देखते हो, तो टाटा हिताची के होते हैं। टाटा डोकोमो, जो बहुत सालों पहले एक टेलीकॉम ऑपरेटर हुआ करता था, टाटा डोकोमो, टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस। तो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज इंडिया में बिजनेस कर रहे थे, जिनको एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन कोई चाहिए, तो वो टाटा का नाम लेते हैं। ऐसा क्यों? इसके भी बहुत सारे किस्से हैं, टाइम मिलेगा तो कभी बता दूंगा। ठीक है बच्चों? सो टाटा ग्रुप, तो इन्होंने क्या किया, कंपनी बनाई इंडिया में। इस कंपनी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर कंपनी। क्या बोलते हैं इसको? मतलब ये कंपनी टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस की क्या है? एसोसिएट कंपनी है। दिस इज एन, कम ऑन, किसकी? जिसने इनके अंदर होल्डिंग रखा हुआ है, क्योंकि बिकॉज इट इज इटसेल्फ ए जॉइंट वेंचर कंपनी। सही बात है? तो ऐसे बहुत सारे जॉइंट वेंचर कंपनीज हो सकते हैं। एनी डाउट सो फार? तो व्हाट इज एसोसिएट कंपनी? ऐसी कंपनी जिसके अंदर किसी और कंपनी ने क्या रखा हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और आता है इस तरीके से। और या फिर ऐसी कंपनी जो क्या है, जॉइंट वेंचर कंपनी है, उसको स्ट्रेट में हम क्या कहेंगे? एसोसिएट कंपनी। जेपला का क्लियर है? लेकिन मेरा छोटा सा डाउट है, क्लियर करके दोगे? देखते कितना लोग क्लियर करके देंगे मुझको। सी बच्चों, उन्होंने क्या बोला है, मिनिमम कितना? 20%। तो आप मुझको बताना, मैं इधर एक लाइन मारता हूं, ठीक है? तो बताएंगे मुझको कब कब किसी कंपनी को एसोसिएट कहेंगे। मैं अभी एच का ए में कितना होल्डिंग है वो पैटर्न बता रहा हूं। सपोज एच का ए में 10% का होल्डिंग है, तो एसोसिएट कंपनी है कि नहीं? नहीं श्योर? इसका मान लो 20% होल्डिंग है, तो एसोसिएट कंपनी है कि नहीं? 30% होल्डिंग है, एसोसिएट है कि नहीं? 40% होल्डिंग है, एसोसिएट है कि नहीं? 50% होल्डिंग है, एसोसिएट है कि नहीं? आर यू श्योर? 60% होल्डिंग है, एसोसिएट है कि नहीं?
क्यों? तो उन्होंने डेफिनेशन में ये लिखना चाहिए था ना कि मोर देन और इक्वल टू 20%, लेस देन और इक्वल टू 50%। उन्होंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। क्या लिखा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या लिखते हैं बच्चों? व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? कि एटलीस्ट 20% का टोटल वोटिंग पावर। मैक्सिमम कैप लगाए, तो मैं इसको एसोसिएट बोलूं कि होल्डिंग बोलूं या सब्सिडरी कहूं? क्यों? मेरे को लॉजिक दो ना। यहाँ पे मिनिमम 20% बोला है, तो 60% मिनिमम 20% में नहीं आता है। हाँ, वो सब्सिडरी में भी आता है। तो चलो आप सब्सिडरी बोलो, मैं एसोसिएट कहूं। मैं लॉफुली सही हूं कि गलत हूं? सही हूं ना? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं लॉपति हूं। अगर मैं गलत हो गया तो तुम हाँ बेटा। हाँ, तो ये भी दिया है ना। और एक दिया है तो उसको क्यों? वो क्या तेरा चचेरा भाई लगता है? हाँ, एनीवन? एटलीस्ट जो बच्चे मेरे से फाउंडेशन पढ़े वो तो नालायक जवाब दे मुझको। जरा डेफिनेशन पढ़ना और बताना कहीं पे उसका आंसर दिया है। कहीं पे दिया है आंसर? कहाँ दिया हुआ है? हाँ, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के नीचे कुछ लिखते हैं क्या? बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी। मतलब एक बार तुम्हारा सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप फॉर्म हो गया तो तू क्या नहीं कहलाएगा? तो बताएंगे यहां से यहां तक, मतलब यहां से आगे वो क्या कहला जाएगा? सब्सिडरी कंपनी। और यहां तक वो क्या होगा? एसोसिएट कंपनी। कहां से? यहां से लेके यहां तक। समझे बच्चों? कैन आई से लाइक दैट? यहां से लेके यहां तक वो क्या है बच्चों? एसोसिएट कंपनी। और आगे क्या होगा? कौन सा कलर लो अभी? मैं ये फ्लोरोसेंट लेता हूं। यहां से ये क्या है? सब्सिडरी कंपनी। जेप लगा? एसोसिएट कंपनी क्लियर है? और एक सवाल है, पूछू क्या? बताओ, क्या ए एच की एसोसिएट कंपनी है? हाँ कि ना? तो एच को ए की क्या कहेंगे? ऑप्शन 1 एसोसिएट कंपनी, ऑप्शन 2 होल्डिंग कंपनी, ऑप्शन 3 कुछ नहीं कहेंगे, ऑप्शन 4 आगे बढ़ो सर। हाँ जी। जल्दी बताओ, टाइम नहीं मेरे पास। ए को एच की एसोसिएट कहेंगे तो एच को ए की क्या कहेंगे? होल्डिंग, एसोसिएट कि कुछ नहीं? एसोसिएट। आर यू श्योर? हाउ मेनी ऑफ यू से एसोसिएट? रेज योर हैंड्स। एसोसिएट कहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों यहां पे एच को ए की कुछ नहीं कहेंगे। हर एक रिश्ते को नाम देना जरूरी नहीं है, समझे? कुछ रिश्ते बस होते हैं, समझे? ये एक तरफा प्यार है, समझे? ए एच ए अपने आप को एच की एसोसिएट कहता है। एच बोलते तू मेरा कोई नहीं लगता है, बस मैंने तेरे अंदर इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। अरे सही बात है। एच को ए के साथ रिलेशनशिप में नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ए एच को अपना सब कुछ मान चुका है, मतलब एसोसिएट कंपनी। समझे क्या? ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे तो बच्चे पागल हो जाएंगे यहाँ पे। अभी बैच खत्म करना है हमको, ठीक है? एसोसिएट कंपनी क्लियर है बच्चों? चलिए काम करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। एक काम करो, होल्डिंग कंपनी के लिए 2 पेजेस छोड़ दो। 2 पेज मतलब कि पार्टपोर्ट जिसको बोलते हैं ना हम लोग। हाँ बेटा। सी, जॉइंट वेंचर कंपनी स्पेसिफिकली बोला हुआ है ना। क्या बोला है? कि एसोसिएट कंपनी में जॉइंट वेंचर कंपनी आती है।
मतलब एक बार तू ज्वाइंट वेंचर कंपनी है ना, तो तुमको कोई और नाम नहीं दिया जाएगा। स्पेसिफिक होने एसोसिएट कंपनी में ज्वाइंट वेंचर कंपनी इंक्लूडेड है, तो ज्वाइंट वेंचर है तो फिर अलग होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन फॉर्म नहीं करना, उस रिश्तों को नाम दे चुके हैं हम लोग। सी यहां पे जो कंपनी बनाई है टाटा सिया एयरलाइंस, इट इज नॉट दैट आई हैव फॉर्म अ सब्सिडरी कंपनी, नो, आई हैव मेड इट फॉर पर्पज। As per FEMA, I have to hold 51%. That's why I'm holding it. So that is called as a associate company, joint venture company, not a subsidiary. Okay? चलो बच्चों फटाफट लिखो। Writing this, write, give the heading joint venture company. Is it over? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नाउ एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन भी खत्म हुआ, आगे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी है बच्चों लिस्टेड कंपनी ऑन द बेस ऑफ लिस्टिंग, और दूसरी आती है अनलिस्टेड कंपनी। नाउ इस कंपनी के बारे में थोड़ा समझिएगा शांति से। इसमें अमेंडमेंट हुआ है बच्चों लेटेस्ट लिस्टेड कंपनी में।
सेक्शन 252 कहता है लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जिसके सिक्योरिटीज किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। नाउ व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? हैव यू एवर हर्ड अबाउट स्टॉक एक्सचेंजेस? कितने स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में? 2 ही चलते। कौन कौन से? NSE एंड BSE। व्हाट इज BSE एंड व्हाट इज NSE? विच इज द ओल्डेस्ट वन? इज अ BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, चलिए। नाउ आई कैन से स्टॉक एक्सचेंज एक दुकान है जहां पे कंपनीज अपने शेयर्स बेचने के लिए रखते हैं। कैन आई से लाइक दैट? अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू गो टू दैट दुकान। जैसे कि मेरे को कोई शेयर्स परचेस करने तो मेरे को BSE जाना पड़ता था, बॉम्बे जाना पड़ा, मुंबई जाना पड़ता था, वहां से फिजिकली शेयर्स परचेस करने पड़ते थे, जैसे कि हम लोग कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करते। बट नाउअडेज बाय द डीमैट अकाउंट, दैट इज डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, ऑनलाइन भी मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ? शेयर परचेस या सेल कर सकता हूँ। नाउ इट इज वेरी कन्वीनियंट टू ऑपरेट द शेयर मार्केट डीमैट अकाउंट, हाँ कि ना? बट फिर भी हम डील तो स्टॉक एक्सचेंज के साथ ही कर रहे हैं। तो जो भी ट्रेडर या जो भी इन्वेस्टर है वो अगर किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करना चाहेगा तो वो जाकर के डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में अपना ऑर्डर डाल देगा, चाहे परचेस का हो चाहे सेल का हो। ओके बच्चों? तो प्रोसेस कैसे होता है देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा IPO और FPO और प्राइवेट प्लेसमेंट का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है बच्चों? आर यू रेडी फॉर दिस? सी लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जोमैटो। जोमैटो जानते हो ना? कभी जोमैटो से कोई ऑर्डर किया कि एवरीडे वही करते हो? नहीं? ओके, तो जोमैटो की बात करते हैं। जोमैटो लिमिटेड, अभी इसका नाम इटर्नल लिमिटेड हो चुका है, बट पॉपुलरली नोन एज जोमैटो, ये उनका ब्रांड नेम है। तो जोमैटो वाज फाउंडेड बैक देन इन 2008। ओके, जोमैटो वाज देयर सिंस 2008। व्हाट इज योर बर्थ ईयर? 6, 7, 8 के आसपास, मतलब आपका जन्म और जोमैटो का जन्म साथ में हुआ है इन शॉर्ट। बट नाउअडेज इट इज बिकम वेरी पॉपुलर। मतलब इन द ईयर आई गेस 2022 आई गेस दे हैव मेड देयर फर्स्ट IPO। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई जस्ट वांट टू चेक इट। 22 या 24, आई डोंट नो। Yes, 21, yes. So 21 में उनका IPO जो है वो फाइनलाइज हुआ 21 में, यानी कि 2008 से लेकर के 2021, यानी कि लगभग 13 साल। सो 13 साल तक ये कंपनी अपना IPO, व्हाट इज IPO? इनिशियल पब्लिक ऑफर, द फर्स्ट टाइम कंपनी ऑफर्ड देयर सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक, उसको IPO बोलते हैं, हाँ के ना बच्चों? तो सर 2008 से लेकर के 2021 तक ये लोग अपने शेयर्स कैसे बेचते होंगे? Because they would have raised the funds by issuing the shares, na? These 13 years, how they had managed to conduct their operations without money, they would have issued some shares. But first time they issued the shares to public in 21. So how they would have issued? Yes, anyone? By the private placement. Means what? Zomato when first formed, probably the 7-8 members would be there, so they had invested some money into Zomato by acquiring the shares, so they are the founder members, हाँ कि ना? So now with this money they are carried on the businesses. Now when they required a lot again of money further, what they would have done, they would have went to their known people or the financiers या investors who would invest into that venture, who would think that that would be a profitable venture for them. So suppose they want a 1000 crore rupees. So they would went to the rich people like you, they would come to you and will ask कि हमको 1000 करोड़ रुपए चाहिए, क्या आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टर बनना चाहोगे? तो बोला चल ठीक है कर देते हैं, हम आपको शेयर्स देते हैं। तो बिना पब्लिक को ऑफर किए हमने किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को अपने सिक्योरिटीज ऑफर किए, इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। इसके लिए एग्जिस्टिंग मेंबर्स का परमिशन लगता है।
तो जोमेटो के जो 7-8 मेंबर थे उन्होंने मिलकर रिजॉल्व किया कि यस वी विल इशू द शेयर्स टू दीज पीपल, उनका लिस्ट फाइनल होगा, उन्हीं को ऑफर करेंगे, वही लोग अप्लाई करेंगे, उन्हीं को अलॉटमेंट होगा, दुनिया को कानो कान पता नहीं चलेगा क्या हो चुका है. So now for 13 years they would have issued their securities by private placement. Now with this fund they had made their company and now they become popular. By the year 19, 20, 21 this food delivery app becomes very popular. So for 13 years they gave their blood and sweat to the company to make the company known to the people. जब तक दुनिया को पता नहीं चलेगा कि कंपनी है, कंपनी का प्रॉफिट इतना है, कंपनी के फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग है, तब तो लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे. तो कोई भी पब्लिक कंपनी उठ करके लगे लिस्ट नहीं होती है, करेगी तो तुमको क्या घंटा पता है कंपनी के बारे में. हाउ विल यू हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन द कंपनी. तो कोई भी पब्लिक कंपनी इसी प्रोसेस से अपना लिस्टिंग करती है, कुछ सालों के लिए अपना गुडविल मार्केट में क्रिएट करेगी, फाइनेंशियल स्ट्रांग करेगी, लोगों का ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करेगी और फिर वो क्या करेगी, अपना आईपीओ या पब्लिक ऑफर लॉन्च करेगी. इसको हम लोग आईपीओ कहते हैं. जोमेटो वुड बी अ प्रॉपर क्लासिक केस स्टडी टू अंडरस्टैंड दिस. तो फर्स्ट दे विल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट एंड देन दे विल गो फॉर आईपीओ एंड देन नेक्स्ट फर्दर दे वांट टू इशू, देन इट इज कॉल्ड एज अ एफपीओ. आई बात समझे. फर्दर पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. आई बात समझो बच्चों. तो सपोज कोई भी पब्लिक कंपनी जैसे जोमैटो अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी तो उसको लिस्ट करवाना जरूरी है. अरे काहे की जरूरत है, लोग तो मेरे सामने हैं जिनको मैं शेयर बेचने वाला हूं, तो मेरे को लिस्ट करने की जरूरत नहीं है. आई कैन इजीली सेल द शेयर्स ना. हाँ यस इट इज रिक्वायर्ड टू सेल द शेयर्स नाउअडेज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इवन विद द प्राइवेट प्लेसमेंट. मतलब आप इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना कि डीमैट है तो कंपलसरी लिस्टिंग है, नहीं. Companies Act nowadays has mandatorily said कि if you are a public company you have to issue the shares in the demat format only, even if you are doing public offer, even if you are doing private placement. भाई और बहनों बात समझे. तो ये मत समझना कि डीमैट फॉर्म में है तो पब्लिक इशू आएगा, सॉरी पब्लिक इशू या लिस्टिंग होगा, नहीं ऐसा नहीं है. पब्लिक कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट भी डीमैट फॉर्म में ही करना है. कैसे करना है, रुको जरा, सब्र करो, धक्का बुक्की मत करो, हौले हौले सारी बातें क्लियर हो जाएगी. ठीक है बच्चों. तो नाउ जोमेटो प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी, लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं है. लेकिन व्हेन दे वांट टू डू अ पब्लिक ऑफर, क्या करना चाहते हैं वो, पब्लिक ऑफर आईपीओ, दे हैव टू कंपल्सरली लिस्ट देयर सिक्योरिटीज. आई बात समझ में. and then they can go for public offer. कंपल्सरी क्या करना होगा, लिस्ट, तभी वो क्या कर सकते हैं, पब्लिक ऑफर ला सकते हैं. पब्लिक कंपनी कभी भी बिना लिस्टिंग के पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती. 28 लाख कंपनीज है, उनमें से लगभग कुछ 3,500 कंपनीज ही लिस्टेड है. 28 लाख कंपनी में से 3,500 कंपनीज, मतलब बाकी कंपनीज क्या करती होंगी, प्राइवेट प्लेसमेंट. ओनली 3,500 कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक ऑफर. बात समझे. पब्लिक में उनके शेयर्स अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग. तो फर्स्ट टाइम कंपनी क्या करती है, कंपनी सपोज शेयर्स है, वैसे कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट हो सकती है, हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की खाली, जो पॉपुलरली होता है. तो जोमेटो क्या करेगा, कमॉन, अपने इक्विटी शेयर लेकर के किसके पास जाएगा, कमॉन, स्टॉक एक्सचेंज के पास. कौन से स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी या बीएससी या दोनों, दोनों में एक साथ लिस्ट हो सकता है क्या, कि नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या हो सकता. समझे, कुछ लोग ऐसा ऐसा करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता ये क्या बात कर रहे हैं. हाँ बोल रहे, ये होता है हाँ, ये होता है ना, ये कुछ समझ में नहीं आता है मुझको कभी. बताओ हाँ कि ना, दोनों स्टॉक एक्सचेंज में एक साथ लिस्ट कर सकता है या नहीं, कर सकते हैं, श्योर. द आंसर इज यस, कि आप एक साथ दोनों एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्ट करवा सकते हो. अब इससे क्या होगा, क्या सिक्योरिटीज मैंने स्टॉक एक्सचेंज को दिए, अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, उसको आगे ट्रेड करवाएगा.
ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में इसके अंदर की और भी स्टेप्स समझेंगे। मैं आपको बस अभी लिस्टिंग के डेफिनेशन के एंगल से बता रहा हूं कि लिस्टिंग का मतलब क्या होता है। कंपनी हैज गिवन देयर शेयर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज, वो उसके लिस्ट में आ चुके हैं, वहां पे इसका ट्रेडिंग होगा। आई बात समझ में बच्चों? तो जो भी कंपनी अपने सिक्योरिटीज को यहां पे जोमेटो में इक्विटी शेयर से स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के लिस्ट करवाएगी, मतलब उनके लिस्ट ऑफ कंपनीज में इनका भी नाम शुमार हो जाएगा, तो उस कंपनी को हम क्या कहेंगे? लिस्टेड कंपनी कहेंगे। इतना सा छोटा सा डेफिनेशन था, लेकिन फिर बाद में अमेंडमेंट आया, रूल नंबर 2A, एक नया रूल आया। चलो रूल 2A पढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे। बताएंगे क्या कोई प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है? क्या कोई प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है? यस, हो सकती कि नहीं हो सकती है? क्या किसी प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकते हैं, हाँ या ना? कितने लोग बोल रहे हैं हाँ? रेजुरेंस। कितने बोले ना? रेजुरेंस। नहीं हो सकते? वेरी गुड, पढ़ते हैं ये डेफिनेशन, ये अमेंडमेंट इन रूल नंबर 2A। देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 52 ऑफ सेक्शन 2, यानी कि लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन, फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज shall not be considered as a listed company। मतलब हमारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी लिस्ट कर चुकी है, फिर भी अगर आप इन क्राइटेरिया में आओगे तो आप लिस्टेड माने नहीं जाओगे। ठीक है, नाउ which are those companies which have already listed their securities but will not be called as a listed? पहले, अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी, जिसने अपने इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं करवाए हैं। मतलब अगर किसी भी पब्लिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गए तो आगे आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, उसको हमेशा आप लिस्टेड ही कहेंगे। Once you got to know public company list their equity shares, it will be called as a listed। ये रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये रूल कब ऑपरेट होगा? किसी भी पब्लिक कंपनी को अनलिस्टेड कब कहेंगे? जब उसने अपने इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं किए हैं बट नीचे के सिक्योरिटी लिस्ट करवाए हैं। हम यूजुअली क्या कहते हैं? किसी भी कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है तो उसको लिस्टेड कहेंगे। बट अगर किसी पब्लिक कंपनी ने अपने ये दो सिक्योरिटीज लिस्ट करवाए हैं तो उसको लिस्टेड नहीं कहेंगे, प्रोवाइडेड इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है। अगर इक्विटी शेयर लिस्ट है तो ये लिस्टेड है कि नहीं देखने की जरूरत नहीं, वो लिस्टेड है। समझे बच्चों? तो पहला पॉइंट है कि अगर किसी कंपनी ने इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं किए, पब्लिक कंपनी ने, लेकिन उसने क्या लिस्ट करवाया बच्चों? अपने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। व्हाट इज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स? डिबेंचर्स के दो प्रकार हैं, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। व्हाट इज कन्वर्टिबल? जिसके पास ऑप्शन है ऑन द ड्यू डेट टू कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी शेयर्स। मतलब इफ कंपनी फेल्स टू पे द डिबेंचर्स, दे विल गेट एन ऑप्शन टू कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू इक्विटी शेयर्स। इसको बोलते हैं कन्वर्टिबल। सर, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इक्विटी में कन्वर्ट होती है कि प्रेफरेंस में भी हो सकते हैं? मैंने खाली कन्वर्टिबल बोला है। इक्विटी में कन्वर्ट होंगे कि प्रेफरेंस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं? पूछ रहे हो कि जवाब दे रहे हो? कुछ बच्चे बोल रहे इक्विटी, मैं तुमको पूछ रहा हूं, तुम क्या उल्टा मुझको पूछ रहे नालायक हो हैं? हाँ धीरू भाई, ओनली एंड ओनली इक्विटी। प्रेफरेंस में कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज कभी नहीं होते। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंसेस, कन्वर्टिबल डिपॉजिट्स,
वट एवर कन्वर्टेबल इज इन द इक्विटी ओनली। सही बात है। तो आपने कौन से सिक्योरिटीज लिस्ट करवाए बच्चों? नॉन कन्वर्टेबल। जो कन्वर्टेबल, अच्छा कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्ट करवाए तो होगा क्या कि तुम अभी नॉन कन्वर्टेबल इशू करोगे, उसका रीपेमेंट नहीं करोगे, फिर वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। डिबेंचर्स ऑलरेडी लिस्टेड है तो इक्विटी भी इनडायरेक्टली लिस्ट हो जाएगा। कुछ समझा मैंने क्या बोला कि नहीं समझा प्रांजलि जी? सी मैंने अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर तुमको इशू किए और वो लिस्ट करवाए स्टॉक एक्सचेंज पे, हो सकता है ना, तो मैंने तुमको ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करना है, तो तुम मुझसे क्या मांगोगे? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है ना, तो आप मुझसे क्या मांगोगे? इक्विटी शेयर मांगोगे ना। तो तुम्हारे डिबेंचर जो कन्वर्टेबल है वो लिस्टेड है, तो इक्विटी शेयर पे क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली? तो इक्विटी शेयर लिस्ट हो गए तो तुमको लिस्टेड कहेंगे ना। इसलिए यहां पे कौन से सिक्योरिटीज लिस्टेड करने के बाद भी अनलिस्टेड कहेंगे? ओनली नॉन कन्वर्टेबल। अब समझे? अंडरस्टूड? तो तुमने कौन से सिक्योरिटी लिस्ट करवाए बच्चों? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विच आर इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस एज पर सेबी लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008। मीन सर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्ट क्यों करवा रहे हैं? व्हाई इट इज सो? क्या कोई बताएगा? मतलब लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट से करने के लिए लिस्ट करने की क्या जरूरत है? वो तो वैसे भी दे देना। अभी हमने क्या देगा? जोमेटो को अपने सिक्योरिटी बांटना है, प्राइवेट प्लेसमेंट से लिस्ट करने की जरूरत है क्या? तो मार्केट में जाने के बाद आएगा ना। मैं तो डिबेंचर वैसे ही इशू कर रहा हूं। सी मुझको अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करना है तो मैं लिस्ट क्यों करवाऊंगा? लॉजिकल सवाल है ना। सर इधर ले ना, इन टर्म्स ऑफ से नलायक सेबी के टर्म्स के हिसाब से, मतलब सेबी का एक रूल है हाउ टू लिस्ट, वो फॉलो करके लिस्ट करवाया बोल रहा है। इन टर्म्स ऑफ सेबी मतलब उसने दिमाग लगा दिया बच्चे ने, फिर से सेबी ने बोला होगा। सेबी क्यों बोलेगा? सेबी बोले तुझको जो करना है कर, मेरे रूल्स फॉलो कर। मीन्स लिस्टिंग के प्रोसीजर सेबी में बताया हुआ है। लिस्ट करवाने के लिए सेबी नहीं बताता है। अब बेटा कुछ कहना चाहते हो? कहो कहो। ए विजू, श्रुति जी, सी कुछ ऐसा हो सकता है। आज मान लो कंपनी है प्रोबेबली जोमैटो लिमिटेड, इसको एक बैंक से लोन चाहिए। अब तक ये लिस्टेड नहीं है, इसने इक्विटी से लिस्ट नहीं करवाया, बैंक लोन देने। बैंक बोल रहे ठीक है कोई इशू नहीं, हम आपको लोन देंगे, लेकिन कोई तो सिक्योरिटी चाहिए। क्या सिक्योरिटी चाहिए? एक काम करो, अगर ये लोन रीपे नहीं करेंगे तो हमको आप अपने डिबेंचर्स दे दो। कंपनी बोल रही देंगे लेकिन नॉन कन्वर्टेबल देंगे। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कब देंगे? लोन के रीपेमेंट ना करने के बाद। लोन का टेन्योर है 10 साल, मतलब 10 साल के बाद अगर जोमैटो बैंक को ये लोन रीपे नहीं कर पाई तो कितना देंगे? क्या देंगे? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर देंगे 10 साल के बाद। लेकिन बैंक को आज उसका सिक्योरिटी चाहिए कि 10 साल के बाद तुम मुझको डिबेंचर दोगे ही दोगे। अरे 10 साल में मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इधर आज नहीं है कल है, कल नहीं है परसों नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। देखा, इधर सरकार फिक्स नहीं है। कल शाम को एक दूसरे को गाली देते हैं, अगले दिन गठबंधन करते। यही पॉलिटिकल सिचुएशन ना आज, है ना। कल एक स्टेज पे बैठ करके ये इसको गाली दे रहा है, कल न्यूज चैनल पे वो इसको गाली दे रहा है। चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग। अभी उसी के बाजू में कुर्सी डाल के बैठ गया बताओ।
अब एक दूसरे को प्रेज कर रहे, नहीं ये बहुत अच्छा इंसान है, ये है वो है, समझ रहे हो? मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेम करने की जरूरत नहीं, हम वेरी पॉलिटिकल न्यूट्रल का है, आई एम एन इंडियन सिटीजन। ओके, प्रोबेबली जो लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते, दे आर नॉट इंडियन सिटीजन, दे आर द सिटीजन ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी। Indian citizen should be such that who should can criticize the political parties, because we have appointed them to do our work. If they are not following our work, they are not doing our work, then I should criticize ना. That is Indian citizen. तो I am an Indian citizen. कुछ भी आए, कोई भी आए, मैं सबको दो, सब ना लायक है, समझे? एक का भी लाइक ही नहीं है। अब ये क्लिपिंग निकाल के डाल दो, इसको डाल सकते, कोई चिंता नहीं। तो मैं क्या बात कर रहा था, 10 साल में कुछ भी चेंज हो सकता है। जिन लोगों ने लोन लिया था वो डायरेक्टर्स इधर थे, 10 साल के बाद वो नहीं होंगे तो नए डायरेक्टर आएंगे, नए डायरेक्टर आम्ही कुठे म्हणले लो, ऐसा हो सकता है ना। तो बैंक क्या बोलेगा, एक काम करो, तो मैं ना अपने इन डिबेंचर्स को आज लिस्ट करके रखूं, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करके रखूं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक बार सिक्योरिटी लिस्ट हो गई मतलब सिक्योरिटी है, और एक एग्रीमेंट बनाते हैं क्या, कि अगर नहीं पे कर पाए तो ये डायरेक्ट लिस्टेड डिबेंचर्स इनको इशू हो जाएंगे, लिस्टेड सिक्योरिटी किसी और को नहीं जाएंगे, किसको जाएंगे, इनको ही जाएंगे। तो अगर मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को इशू करता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं ना। सिर्फ जोमैटो लिमिटेड 10 साल के बाद लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाई तो उनको कौन से डिबेंचर मिलेंगे, जो उन्होंने 10 साल पहले लिस्ट करके रखे हुए थे, आपके ना। तो आज कोई भी कंपनी अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्ट करके प्राइवेट प्लेसमेंट के बेस पे किसी को इशू करती है तो इस कंपनी को हम अनलिस्टेड कहेंगे, इवन इफ उसकी ये सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है। अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज अ लिस्टेड एंटिटी, बिकॉज उसकी कोई तो सिक्योरिटी लिस्ट है, लेकिन आज उसको क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये लिस्ट क्यों करवाया है, खुद से करवाया गया, ये बैंक ने बोला इसलिए लिस्ट करिया, वैसे हमको लिस्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। अंडर एन ऑब्लिगेशन, अंडर एन टर्म्स एंड कंडीशन, दे हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड इशूइंग इट ऑन द प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस टू सम पर्टिकुलर पर्सन। आई बात समझ में? तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, अर्लियर इसको क्या कहते थे, लिस्टेड एंटिटी। क्लियर बच्चों? पब्लिक कंपनी का पहला पॉइंट, एनी डाउट सो फार? सेकंड, वही पब्लिक कंपनी अपने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के बेस पे इशू करेगी तो उसको भी हम क्या कहेंगे, अनलिस्टेड। सेम लॉजिक। तो यहां पे वो डिबेंचर नहीं, प्रेफरेंस शेयर मांग रहे बस। तो अगर आज सुनो, अगर आज कोई भी पब्लिक कंपनी जिसने अपने इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं किए हैं बल्कि अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस, रिडीमेबल यानी कि उसको पेमेंट करना है, अगर उसको लिस्ट करके प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू कर रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे बच्चों? अच्छा, यही सिक्योरिटी वो पब्लिक इशू करेंगे तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस अगर लिस्ट करके उसको पब्लिक इशू करेंगे तो लिस्टेड मानेंगे उसको। लिस्ट करके प्राइवेट प्लेसमेंट से बेचना चाहिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को तो वो अनलिस्टेड है, पब्लिक ऑफर करेंगे तो लिस्टेड होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, सही बात है। अच्छा, किसी पब्लिक कंपनी ने अपने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके लिस्ट करके उसको प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किया तो लिस्टेड मानेंगे। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो, किसी कंपनी ने अपने रेगुलर प्रेफरेंस शेयर लिस्ट करके प्राइवेट प्लेसमेंट किया तो लिस्टेड। ओनली नॉन कन्वर्टेबल, वो भी किसी कंडीशन के अंदर। क्या समझे बच्चों? तो आप क्या करेंगे, ये देखेंगे, अगर ये नहीं है तो लिस्टेड है। समझे बच्चों? तो क्या रूल निकल करके आया यहां पे कि कोई भी, क्या बोलो बच्चों, पब्लिक कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करती है और इन दोनों को लिस्ट करवाती है तो इस कंपनी को हम क्या कहेंगे बच्चों? भले ही उनके ये दो सिक्योरिटीज क्या है बच्चों,
पहले इसको क्या कहा जाता था? तो आप बस यही फॉर्मूला याद रखेंगे, यही फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या समझे बच्चों? इसके अलावा कोई भी हो उसको क्या कहेंगे? लिस्टेड ही कहेंगे। कोई भी क्राइटेरिया हो लिस्टेड कहेंगे। इसमें आता है तो अनलिस्टेड, नहीं आता है तो लिस्टेड। जेपला, एनी डाउट सो फार बच्चों? जरा ये पढ़ के बताना फिर क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट कंपनीज विच हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑन प्राइवेट पे, डेट सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर्स। तो ये पब्लिक कंपनी का ये क्राइटेरिया आएगा इसमें, श्योर? तो पब्लिक कंपनी के, सॉरी, प्राइवेट कंपनी के लिए रूल क्या आएगा? अगर उन्होंने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्ट करवाए हैं और उसको प्राइवेट प्लेसमेंट्स इशू करते हैं, तो इस कंपनी को हम क्या कहेंगे? अनलिस्टेड कंपनी कहेंगे। इसमें प्रेफरेंशियल नहीं आता है। अगर प्राइवेट कंपनी में नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल लिस्ट करवाए तो चाहे वो पब्लिक ऑफर कर रहे, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे, लिस्टेड मानेंगे। जेप लगा? आप अप्लाई करेंगे ये 3 क्लॉजेस, इन 3 क्लॉजेस छोड़ करके कोई भी क्लॉज में अगर कंपनी आई तो वो लिस्टेड मानी जाएगी। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या किसी प्राइवेट कंपनी के कोई सिक्योरिटीज लिस्ट हो सकते हैं? हाँ। तो क्या पहले किसी प्राइवेट कंपनी को लिस्टेड बोला जाता था? हाँ, इस कंपनी को बोला जाता था। लेकिन आज इसको क्या कहते हैं? तो आज आप लीगली ये कह सकते हो कि इंडिया में कोई भी प्राइवेट कंपनी लिस्टेड होती नहीं है। पहले ऐसा नहीं कह सकते थे, बिकॉज इसको हम क्या बोलते थे? लिस्टेड बोलते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, एक बात बची हुई है, सी वाला, उसको थोड़ा सा बाद में समझते हैं, पहले इसकी चर्चा करते हैं। बताएंगे दोनों के दोनों पॉइंट क्लियर है? दोनों के दोनों पॉइंट क्लियर है? तो क्या होगा तू ही बता। सही बात है। एक तो प्राइवेट कंपनीज को अपने इन सिक्योरिटी को छोड़ करके कुछ लिस्ट करने का परमिशन मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता है। कंपनीज एक्ट में लिस्टिंग का परमिशन देना ना देना लिखा हुआ नहीं। ये कहां पे लिखा हुआ है? आगे देख क्या लिखा हुआ है? सेबी के रेगुलेशन है। तो सेबी इसको छोड़ करके और किसी सिक्योरिटी के लिए लिस्टिंग का परमिशन देगा नहीं। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आगे जाके इक्विटी बन सकता है, और प्राइवेट कंपनी की इक्विटी से जिंदगी में कभी लिस्ट नहीं हो सकते। प्राइवेट कंपनी कभी भी अपनी इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं कर सकता। कर सकता है तो एक ही कर सकता है, कौन सा? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। वो भी किस लिए? किसी एक एग्रीमेंट के अंदर, वो भी रेयर सिचुएशन में। लेकिन रेयर सिचुएशन भी कवर होना चाहिए लॉ में, क्योंकि अगर वो हो गया तो लॉ कौन सा लगेगा उस पर। तो इसलिए लिख के रखा हुआ है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी ने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्ट किए, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किया, तो उसको क्या कहेंगे? अनलिस्टेड कहेंगे। समझे बच्चों? इसको छोड़ करके एक रूल याद रखो, इसको छोड़ करके प्राइवेट कंपनी किसी भी सिक्योरिटी को लिस्ट नहीं कर सकती, सेबी उसका परमिशन नहीं देगा। ठीक है बच्चों? क्लियर है? पक्का? लेकिन मेरा सवाल कुछ और ही है, सर इसको लिस्टेड या अनलिस्टेड, आप अभी बता रहे हो ये अनलिस्टेड है, ये भी क्या है? अनलिस्टेड है। पहले इसको क्या बोला जाता था? इसको क्या बोला जाता था? आज क्या बोलते हैं? व्हाट डिफरेंट डज इट मेक? मैं पाटिल को पाटिल बोलूं कि ऋषिता बोलूं? व्हाट डिफरेंस इट मेक्स? पहले मैं उसको फाउंडेशन में पाटिल बोलता था, इंटर में मैं उसको ऋषिता बोलता हूं। पाटिल, डज इट मेक एनी डिफरेंस? पाटिल को समझ नहीं रहे, हाँ बोलो कि ना बोलो? प्रांजलि को पूछते, प्रांजलि डज इट मेक एनी डिफरेंस मैं उसको ऋषिता बोलूं पाटिल बोलूं? सिखा तो मैं उसको वही सिखा रहा हूं, सीख भी वो वही रही है जो मैं सीख रहा हूं। रिजल्ट पे कोई डिफरेंस आने वाला है? तो बताओ क्या ऑब्लिगेशन?
वेरी गुड। देखिए, अगर सेक्शन 23 नाम का एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, जो नेक्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में पहला सेक्शन है, ये कहते, नॉट सेक्शन 23, सॉरी, सेक्शन 24, ये कहता है कि आज अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है ना, तो उस पर सेबी अप्लाई कर जाएगा। और इस सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और उसका अपना एक्ट भी है, सेबी एक्ट। ये क्या बनाते हैं, ये सेबी एक्ट के अंदर कुछ पावर्स उसने डिराइव किए हुए हैं। उस पावर के अंदर वो कुछ रेगुलेशंस बनाता है। क्या बनाता है? जो रेगुलेशंस एक लिस्टेड एंटिटी ने फॉलो करने हैं। यानी कि अभी जो हम कंपनीज एक्ट 470 सेक्शन पढ़ेगा ना, समझ लो शेयर्स इशू करना, शेयर्स के रिलेटेड, सिक्योरिटीज के रिलेटेड जो भी काम करना है ना, इस पे कंपनीज एक्ट अप्लाई करता ही नहीं है। कंपनीज एक्ट जो अभी हम पढ़ेंगे, शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज के बारे में, ये खाली और खाली अनलिस्टेड कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज पे अप्लाई करता है। लिस्टेड कंपनीज के सिक्योरिटीज वगैरह देखना है तो आपको सेबी पढ़ना पड़ेगा कंपल्सरी, जो फाइनल का सिलेबस। मतलब 28 लाख कंपनी में से 3,500 कंपनी के लिए अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेबल ही नहीं है। हाँ, कौन सा? वो इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में, बाकी तो पूरा कंपनीज एक्ट उसका ही लगता है। हमने स्पेसिफिक अथॉरिटी बना दी है सेबी, जो इन सारी चीजों को गवर्न करेगा, इन सारी बातों के बारे में रूल्स बनाएगा। बात समझे बच्चों? अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो इस रेगुलेशंस में या फिर कंपनीज एक्ट में भी ऐसी बहुत सारी बात है जो ओनली एंड ओनली लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है। जैसे सिंपल से एग्जांपल देता हूं, सेक्शन 138 जो पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 9 में, जो बात करता है इंटरनल ऑडिट की। किसकी बात करता है? व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो रेगुलर ऑडिट होता है। इसके साथ से इंटरनल ऑडिटर भी होता है। मतलब एक कंपनी में दो ऑडिटर जा रहे हैं, कंपनी को दो ऑडिट फीस देनी पड़ रही है। इंटरनल ऑडिटर भी फुकट काम नहीं करेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो उसको भी वैसे भी ऑडिट फीस देनी पड़ेगी। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा तो महीने का कम से कम 25-30 हज़ार एक्सपेक्ट करेगा, साल का लगभग 4-5 लाख का फीस तो एक्सपेक्ट करेगा ना। तो मान लेते हैं वो प्राइवेट कंपनी जिसने बैंक के कंडीशंस के अंदर अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्ट करवाए थे और उसको प्राइवेट पेंस में से इशू कर रहा है, उसको पहले क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? अब लिस्टेड होने के नाते क्या उन पे इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है? यस, इजंट इट? कंपलसरी। लिस्टेड कंपनीज को इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है। इंटरनल ऑडिटर आएगा तो कम से कम 5 लाख का फी मांगेगा, कम से कम बता रहा हूं मैं, कुछ काम धंधा नहीं करेगा फिर भी सालाना 5 लाख रुपए का फीस मांगेगा। उस कंपनी का प्रॉफिट ही 1 लाख रुपए है। 5 लाख का फीस कहां से देंगे बताओ? और वैसे भी तुमको इंटरनल ऑडिट कंपलसरी करके लेना ही लेना है लिस्टेड कंपनी होने के नाते। तो क्या ऐसे जो बर्डनसम प्रोविजंस है जो अननेसेसरली उस पे लिस्टेड का टैग लगने से अप्लाई होते हैं, क्या वो निकालने चाहिए? तो आज वो प्राइवेट कंपनी जिसने वो सब कुछ किया है जस्ट बिकॉज बैंक बोलती इसलिए, क्या उसको आज अनलिस्टेड बोलना जरूरी है? So that they would be relieved from such kind of unnecessarily burdensome provisions which otherwise would not have any valuation in their company. 1 लाख का प्रॉफिट है, इंटरनल ऑडिट आने से क्या 1 करोड़ हो जाएगा क्या? हम ये 5 लाख कब खर्चा करूंगा भैया? हाँ, सच में कुछ फायदा हो रहा है इस ऑडिट का तो। क्या समझे बच्चों? तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है। सेक्शन 139 एक सेक्शन आता है ऑडिटर्स का, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, कि लिस्टेड कंपनीज के लिए कंपलसरी अपना ऑडिटर रोटेट करना जरूरी है 5 साल में। ये कंपनी 1990 में बनी है, अब तक वही ऑडिटर है। नए ऑडिटर ढूंढेंगे तो वो ज्यादा फीस मांगता है, इस ऑडिटर के फीस देने के लिए पैसे नहीं अपने पास। नया ऑडिटर आएगा उसको फिर समझा लो कि पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। चल रहा है ना, चलने देना भाई, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? क्यों खाली पहले उसको लिस्टेड बोल रहा है, अननेसेसरी बाकी प्रोविजन अप्लाई करवा रहा है? क्या समझे बच्चों? ऊपर से सेबी आता है, ये सेबी बड़ी खतरनाक चीज है। हाँ, ये हमेशा क्या आपको पूछता है क्या किया बता, क्या? अरे मी काय नाही केलं। घर पे जैसे मम्मी आपको काइंडली अनॉय करती है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, मम्मी का प्यार होता है, वो उसका नेचर होता है, बट फिर भी अनॉय करती नहीं करती? कभी कभी कुछ भी नहीं कर रहे, काय झाले? कुछ नहीं हुआ है मम्मी, नाही कुछ तर काहीतरी झालंय, तुझा चेहरा सांगतोय मला, काहीतरी झालंय तुला, काय नाही
आज कोणाशी भांडलास? तुला कोण काय बोललं? पोटात दुखते, डोकं दुखते, नाही आहे तरी सुद्धा काय होते नक्की? एक काम कर, खाऊन घे काहीतरी. ऍट द एंड जाके मम्मी काय की होत आहे, खाऊन घे काहीतरी. मम्मी नाही खाणं आहे, भूक नाहीये, म्हणजेच काहीतरी झालंय. मला सांग तू आज काय, मी काय नाही काहीतरी केलाय. सेबी वही है बच्चों, सेबी बोलता है तूने कुछ तो किया है, मेरे को इंफॉर्मेशन दे. अरे कल ही दिया था इंफॉर्मेशन, वापस दे. I'll not name the company, but when there was a fraud called नीरव मोदी स्कैम, नीरव मोदी स्कैम हुआ था. तो नीरव मोदी स्कैम में कोल्हापुर की कंपनी है जिसमें कॉमन डायरेक्टर था, उस कंपनी का और इस कंपनी का. तो फ्रॉड किया उस कंपनी में, कॉमन डायरेक्टर इसमें है. तो इस कंपनी के लगभग 3-4 ट्रक भर के डॉक्यूमेंट मांगे थे सेबी ने. तो कोल्हापुर से 4 ट्रक भर के इंफॉर्मेशन, वो भी कौन सा, राइट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चाहिए बता रहे. डायरेक्टर हुआ है पिछले साल, ये बोल रहे वो इनकॉर्पोरेशन से. ये कहा कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे हैं? आज जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता भी नहीं कि डॉक्यूमेंट किधर है. पूरे लोग एक हफ्ते के लिए यही काम कर रहे हैं, बताओ डॉक्यूमेंट ढूंढो, वो भी फिजिकल फॉर्म में चाहिए. 4 ट्रक भर के इधर से डॉक्यूमेंट गए, बताओ. सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, चेयरमैन सब उसी में लग गए. धंधा गेला बोमलत. अच्छा उद्या देतो, परवा देतो की काय पळून चाललोय काय? एक एक दिन का 1-2 लाख का पेनल्टी ठोकते ये लोग, और पे ना करने पे ताला लगा के निकल जाएंगे, तुम्हारा मशीनरी बेचेंगे. तो ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन 1 लाख का पेनल्टी पे दिन का, इतना हेवी पेनल्टी लगाते ये लोग. तो बताओ ये सहन करेगा? हाँ, ये सहन कर सकता है क्या? ये मर जाएगा रे, है कि नहीं? तो इसको ऐसी प्रोविजन से हम लोगों को थोड़ा रिलीव करना है कि नहीं करना है? ये रोटेशनल ऑफ ऑडिटर के ऑडिटर चेंज करो, ये लिस्टिंग के प्रोविजंस, बड़े खतरनाक लोग हैं ये वही अफोर्ड कर पाते हैं जिनके ऑपरेशन थोड़े बड़ी स्केल पे होते हैं. समझे नहीं समझे? लिस्टेड एंटिटीज कैन अफोर्ड बिकॉज वो स्केल वही होता है उनका काम करने का. साल का लगभग वो 1000-2000 करोड़ का प्रॉफिट कमाते हैं. तो उनको 1-2 करोड़ रुपए सेबी के कंप्लायंस में खर्च भी होगा, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. इसका टर्नओवर 1 करोड़ नहीं बता, कैसे खर्चा कर पाएगा ये? समझे नहीं समझे? सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन द लिस्टेड कंपनी डेफिनेशन. अमेंडमेंट आया क्यों है, किस पर्पज के लिए आया है, वो समझ लिए तो इसको याद करना आसान हो जाता है. समझे बच्चों? अरे क्लियर है? चलो एक पहले काम कर दे, पॉइंट नंबर सी को डिस्कस करने से पहले ये वाले पॉइंट्स को थोड़ा सा लिख के रखते हैं, चलेगा? स्टार्ट राइटिंग. हेडिंग देना सेक्शन 252 लिस्टेड कंपनी. गाना सुनेंगे आप लोग? अरे गाना सुनेंगे क्या? हेडिंग दिया गया, अब हेडिंग में लिखना, उसके नीचे लिखो, मीनिंग में लिखो, कंपनी हुज सिक्योरिटीज, कंपनी हुज सिक्योरिटीज, हुज सिक्योरिटीज आर, हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन, securities are listed on recognized stock exchange.
रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, उसको क्या कहेंगे? लिस्टेड एंटिटी। ठीक है बच्चों, चलिए अभी गाना सुनो और साथ में कंटिन्यू करो। When you have the perfect response in your head, you just can't keep up. We've all been there, typing, deleting.
विल स्टॉप हियर फॉर लंच ब्रेक. लंच ब्रेक के बाद अपना लिस्टेड कंपनी का जो पॉइंट नंबर सी बचा है उसको फिनिश करेंगे. चलेगा बच्चों? यस, थैंक यू सो मच. हैव अ लंच ब्रेक.